दोस्तों, इजराइल ने हमास के साथ अभी थोड़ा समझौता किया था और युद्ध पर विराम दिया था, लेकिन इसी बीच ईरान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि इजराइल को एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने पड़ेंगे। पहले ईरान ने उसे धमकी दी थी और बाद में ईरान ने उस पर हवाई हमला तक कर दिया, जिसको लेकर कहा जा रहा है ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरी बाकी है जो इजराइल दिखाएगा। इजराइल अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं बल्कि इन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया करता है, जैसे उसने ऑपरेशन थंडरबोल्ट में किया था। आपको ये बता दें कि इजराइल ने कैसे कैसे अपने दुश्मनों को छक्के छुड़ाए हैं। आज हम बात करेंगे इजराइल के सबसे प्रसिद्ध ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे ऑपरेशन एंटेबी भी कहा जाता है। ये 1976 की बात है। इजराइल द्वारा निर्विघ्न हवाई रास्ते के जरिए युगांडा के एंटेबी हवाई अड्डे पर फंसे हुए बंदी बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया था। ये ऑपरेशन फिलिस्तीन और जर्मन आतंकवादियों द्वारा अधिकांश बंदियों के साथ युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन द्वारा किया गया था। इजरायली कमांडोज ने पूरे हवाई अड्डे को घेर लिया था, जिससे अधिकांश बंदी को सफलतापूर्वक बचाया गया। ये इतिहास में सबसे सफल बंदी बचाओ मिशनों में से एक माना जाता है। आइए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। एक प्लेन जिसने अभी भी उड़ान भरी थी तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जाने वाली थी, लेकिन इसी प्लेन को हाईजैकर ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद उन्होंने वापस प्लेन को लीबिया की तरफ मोड़ा, जहां उन्होंने प्लेन में फ्यूल भरा और फिर प्लेन को युगांडा लेकर पहुंच गए। युगांडा जो कि अफ्रीका के बीच में था और यहाँ आसपास जितने भी देश थे वो सब इजराइल से नफरत करते थे और इसकी दूरी भी 4000 किलोमीटर दूर थी। यानी अगर इजराइल यहाँ हमला करने आता है तो उसे 4000 किलोमीटर दूर आना और वापस जाना, यानी 4000 और 4000 मिलाकर 8000 किलोमीटर की दूरी तय करना, ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, यूं कहीं असंभव था। ऐसे में इजराइल का कोई भी कमांडो ऑपरेशन सफल होना नामुमकिन था। युगांडा का सैनिक तानाशाह उस समय और कोई नहीं बल्कि ईदी अमीन था, जो पहले इजराइल का दोस्त हुआ करता था। लेकिन जब उसने इजराइल से फाइटर जहाज की मांग की तो इजराइल ने उसे फाइटर जहाज देने से मना कर दिया और इसी वजह से इजराइल से बदला लेना चाहता था। जब हाईजैक करने वाला प्लेन युगांडा पहुंचा तो ईदी अमीन मॉरिशस चला गया, जहां अफ्रीकी एकता संगठन की मीटिंग चल रही थी और इसने अपने सैनिक को उन आतंकवादी की सुरक्षा में लगा दिया जो आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लाए थे। यानी कि एक राष्ट्र आतंकवादी की रक्षा कर रहा था और वहां से इजराइल को अपने लोगों को बचाना था। प्लेन को हाईजैक करने वाले कुल 4 आतंकवादी थे, जिसमें से 2 फिलिस्तीनी और 2 जर्मन थे। दोनों का दुश्मन एक था, इसलिए वो दोस्त हो गए, यानी कि इजराइल के दुश्मन थे। और 4 आतंकवादी प्लेन में सवार थे और 5 पहले से युगांडा के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने यहूदियों को अलग किया, एक अलग कमरे में रखा और जो अन्य देशों के नागरिक थे उन्हें दूसरे कमरे में रखा। इसके बाद इन आतंकवादियों ने इजराइल से $5 मिलियन की मांग की और साथ ही जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में हैं उन्हें रिहा करने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने अलग अलग देशों में कैद किए गए लोगों को भी रिहा करने की मांग इजराइल के सामने रखी। इजराइल को यहाँ नेगोशिएट करने का मौका मिला और उसने कहा जो हमारे देश में फिलिस्तीनी हैं उन्हें तो रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरे देशों में उनसे बात करेंगे। अब आतंकवादियों ने सिर्फ इजरायली यहूदियों को बंद करके रखा, जबकि दूसरे देशों के लोगों को छोड़ दिया ताकि वो देश इन आतंकवादियों से युद्ध करने की न सोचे, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। इधर इजराइल ने मोसाद को वॉर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। जब दूसरे देशों के बंदी बनाए गए लोग वापस आए तो उन्हें मोसाद को पूरी लोकेशन बता डाली। उन्होंने बताया कि जो बंधक बनाए गए लोग हैं उन्हें रनवे से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग में रखा गया है और यहाँ एंतवे एयरपोर्ट को एक इजरायली कंपनी ने बनाया था, इसलिए इजराइल के पास वहां का पूरा नक्शा था। अब ये लोग हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आतंकवादियों ने अपनी मांग को पूरी करने के लिए इजराइल को 4 जुलाई का समय दिया था, जबकि प्लेन को 27 जून 1967 को हाईजैक किया गया था। मोसाद ने 3 जुलाई की रात 1 बजे का समय तय किया, क्योंकि इस समय ज्यादातर सुरक्षाकर्मी सो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आधी रात के बाद का समय सबसे ज्यादा खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन के लिए सबसे सटीक होता है। इन्होंने 5 जहाज लिए, जिसमें आगे वाले 3 में कमांडो थे और एक जहाज खाली था जिसमें फंसे हुए बंधकों को वापस लाना था, और जो आखिरी जहाज था उसमें था कम्युनिकेशन सिस्टम और मेडिकली फैसिलिटी थी। युगांडा के बगल में केन्या मौजूद है जो इजराइल का साथ दे रहा था। केन्या ने एक जहाज वहां उतारने की परमिशन दे दी, जबकि अगर बाकी जहाज युगांडा के रडार में आ जाते हैं तो कोई भी उन पर हमला कर सकता था। इसलिए लाल सागर के ऊपर से उड़ते हुए समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहे थे। इतने नीचे उड़ने वाले जहाजों को रडार भी नहीं पकड़ सकता। रात 1 बजे जहाज युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उन्होंने इस तरह से जहाज डिजाइन किए थे जैसे ईदी अमीन खुद वापस आ रहा है, जो कि विदेश में था। जैसे ईदी का जहाज लैंड करता उसमें पीछे से गाड़ी निकलती थी और ऐसे ही इन्होंने किया। काले रंग की गाड़ी निकलेगी, उसमें मोटा तगड़ा आदमी बैठेगा जो लगभग ईदी अमीन जैसा दिखाई देगा। युगांडा के एयरपोर्ट पर जो सैनिक ड्यूटी कर रहे थे उन्हें लगा कि जहाज उनके राष्ट्रपति का है। यहाँ उनसे गलती हो गई। कमांडो ने ब्लैक कलर की गाड़ी रखी थी, उसे कुछ ही महीने पहले ईदी अमीन ने चेंज करके व्हाइट कलर की मर्सिडीज ले ली थी। यहाँ एक सैनिक को शक हुआ और उसने गाड़ी पर गोली चलानी चाहिए, तो इन कमांडो के पिस्टल में से
ऐसे साइलेंसर लगे थे जो आवाज नहीं करते थे। सबसे पहले एयरपोर्ट की लाइट बंद कर दी गई। तब तक एक जहाज लैंड कर चुका था। अब इस जहाज से कुछ कमांडो निकले और उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। ये कमांडो अपने साथ हाई पावर वाली टॉर्च लेकर आए थे, जिससे इन्होंने रनवे के साइड में खड़े होकर चला दी और इससे 3 जहाज आसानी से लैंड कर गए। इसके बाद इजरायली कमांडो युगांडा के सैनिकों पर ऐसे टूटे जैसे बाज सांप पर टूट पड़ता है। अब यहाँ रनवे से 2 किलोमीटर दूर जाकर बंधकों को छुड़ाने जाना था। रात 2 बजे बंधकों के पास पहुंचते हुए इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, हम इजराइल के सैनिक हैं, जमीन पर लेट जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। इस तरह सारे बंधकों को बचाने के बाद और कुछ बंधकों को गोली भी लग गई थी। अब युगांडा एयरपोर्ट पर इजरायली सैनिकों का कब्जा था। इस दौरान कमांडो की नजर वहां पड़े MiG-21 जहाज पर पड़ी, जो कि इन्हें बीच रास्ते में पकड़कर मार सकते थे और इनके ऑपरेशन को फेल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हैंड ग्रेनेड और ब्लास्ट बम से पूरे स्क्वाड्रन को तबाह कर डाला। इसके बाद सारे बंधकों को खाली नए जहाज में भरना शुरू कर दिया। इस पूरे मिशन को योनातान नेतन्याहू वहां ग्राउंड पर कंट्रोल कर रहे थे, जिन्हें जाते जाते आखिर में एक गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। इस पूरे ऑपरेशन का जो फील्ड इंचार्ज था वो आखिर में गया था, इसी वजह से उसे गोली लग गई। योनातान नेतन्याहू बचपन से ही बहुत बहादुर थे और उनके भाई भी देश की सेवा करना चाहता था। उनके भाई कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू है। कोई सोच नहीं सकता था कि दुश्मन के घर में घुसकर उसके एयरफोर्स को मारकर आ जाएंगे। उसके बाद इजराइल ये दिखाना चाहता था कि दुनिया को ये लोग कि युगांडा के राष्ट्रपति इदी अमीन, उन्होंने इजराइल का साथ दिया। इन्होंने इदी अमीन को फोन पर धन्यवाद कर दिया, लेकिन इदी अमीन को कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, जो आतंकवादी कह रहे हैं उसे मान लो और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। युगांडा के एयरफोर्स सैनिक और आतंकवादी तो सब पहले ही मर चुके थे और बचे मिलिट्री के जनरल ब्रिगेडियर, उन्हें डर था कि अब राष्ट्रपति को कैसे बताया जाए कि उन्हें रहते हुए इजराइल अपने लोगों को लेकर चला गया है। बाद में इदी अमीन को पता चला कि कैसे इजराइल उसके वहां आकर उसके लोगों को मारकर चला गया है। इस ऑपरेशन के बाद मोसाद की खबरें फैलने लगी, कैसे उसने 20 युगांडा के कमांडो को साफ कर दिया और कैसे 4 आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। हालांकि बंधकों में से भी 4 बंधकों को जान से हाथ धोना पड़ा और 120 लोगों की जान बचा ली गई। लेकिन एक महिला को उन्होंने बाद में मार दिया, जिसका नाम था बोरा ब्रोच, जो कि बंधक बनाते समय बीमार पड़ गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बारे में मोसाद को पता नहीं था और ये बात बाद में पता चली, और जब तक महिला को गुस्साए हुए कमांडोज ने खत्म कर दिया था। मोसाद का काम यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने सामने एक और काम था, इसके मास्टरमाइंड को ढूंढना, जो कि सऊदी में छिपा हुआ था। हालांकि उसकी तबीयत खराब होने से वह भी चल बसा था, लेकिन इसके पीछे भी हाथ मोसाद का बताया जाता है। क्या आपको लगता है कि मोसाद पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ती, न कभी माफ करती है और न कभी उनका पीछा छोड़ती है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।